सी आज का जो अपना सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन सीए फाउंडेशन फॉर द लॉ सब्जेक्ट। मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया आपके साथ, तो मुझे एक अंदाजा आ चुका है कि सीए इंस्टीट्यूट कौन से क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। और जो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, आप मुझे मैसेज करके कहोगे सर यार पक्का आपने जो कहा था वही क्वेश्चन आए एग्जाम में, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो क्वेश्चन आएंगे। आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो। इट इज़ अ वॉलंटरी ऑप्शंस। अगर आपने किया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, क्या ट्रस्ट करना है मेरे ऊपर, नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, बट अगर आपने ये फॉलो किया एज पर माई एक्सपीरियंस, आप डेफिनेटली इसका बेनिफिट बहुत होगा आपको। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको स्टार्ट करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो ध्यान दो, सबसे पहले आपको करना क्या है। अभी कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ पे आने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट। और मेरा चार्ट बुक आप डेफिनेटली पढ़ो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने मेरा चार्ट बुक पढ़ा ना, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, बहुत मतलब बहुत हेल्प होगी। अगर आपने मेरा एग्जाम में चार्ट बुक पढ़ा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे और बहुत पॉइंट्स इसमें से आपको हेल्प हुए, जो एग्जाम में आने के चांसेस 99% है। तो प्लीज ये मिस मत करना। ये जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, और ये चार्ट बुक फॉलो करो क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत। तो इस चार्ट बुक का आप कोई ऐसा मत समझना कि नहीं आएगा या बहुत शॉर्ट में है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट वाइज रिविजन करने के लिए। ठीक है, चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, आप मुझे याद करोगे। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम, वो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अब कंसिडरेशन का क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अंडर सेक्शन 25, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे अब तो पीसी निकालो जी, अपने स्टेटमेंट बनाया था। ए फॉर एजेंसी, बी फॉर बेलमेंट, P for past performance, C for charity, G for gift, for natural love and affection। ये अपन ने पढ़ा था, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, चलो तो कंसिडरेशन छोड़ो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज मियर साइलेंस। क्या मियर साइलेंस ये फ्रॉड है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और मियर साइलेंस कब फ्रॉड होता है जनरली, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अपन ने ये पढ़ा था कि मेयर साइलेंस कब फ्रॉड हो सकता है। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली सेटलमेंट है, वहां पे अपन ने ये पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बैठने वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, दैट इज वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस भी आ सकता है, या इनका अलग भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया तो आपको एग्जाम में दो में से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट है। चलो, फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होता है, खत्म कब कब होता है। तो ये अपन ने पढ़ा था, म्यूचुअल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेग्लिजेंट। ये जस्ट पॉइंट रिवाइज कर दो, बाकी आप अंदर से लिख सकते हो। तो इसको याद करने के लिए इतना टाइम कुछ लगेगा नहीं आपको। ठीक है, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सीडेंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन, जो दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आप करके जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट का इतना कर लो आप, इतना सफिशिएंट है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में अपन एक स्टार्टिंग पढ़ा था दैट इज ऑफर कब एक्सेप्ट होता है, ऑफर कब एक्सेप्ट नहीं होता। डेट का देखा था कि डेट कब इफेक्टिव हो सकती है, कब उसने पढ़ा, कब उसने एक्नॉलेज किया। तो उसमें एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि बहुत 2 या 3 साल पहले पूछा था। ठीक है, तो चलो अभी आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको वारंटी क्या होती है, इम्प्लॉयड वारंटी क्या होती है, वारंटी एंड कंडीशन। ये दोनों आप पढ़ लो कि वारंटी क्या होती है, कंडीशंस क्या होती है। इन दोनों में एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही वाला है। ठीक है, चलो हाँ, एक शॉर्ट नोट्स की आ सकता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। मतलब जो कंपनी का जो गुड्स का नहीं ओनर नहीं होता है, बट स्टिल वो गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब विदाउट हैविंग ओनरशिप पर्सन कैन ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन तो डेफिनेटली बैठने वाला है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। जैसे एजेंट है, एजेंट को अथॉरिटी दी जाती है, वो बेच सकता है, वो अपन ने पढ़ा था। कैवेट एम्प्टर क्या होता है, कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बी बायर अवेयर। बायर को भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज कैवेट एम्प्टर।
बट कैवेट अटेम्प्टर कुछ चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कुछ ब्रांड के गुड्स है, कोई सैंपल है, जैसे सैंपल के बेसिस पे आपने बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी ली, बल्क क्वांटिटी ली, तो दैट शुड बी अ करस्पॉन्डेंस विद द सैंपल, तो ये कैवेट अटेम्प्टर का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कैवेट अटेम्प्टर का पढ़ लो। नेक्स्ट फिर होता है, हाँ ये आ सकता है, रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी गुड्स के रूल क्या है, पार्ट डिलीवरी कर सकते हो क्या, डिलीवरी कहाँ पे करना चाहिए, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर सेल ऑफ गुड्स पे क्वेश्चन बैठने के चांसेस है, जहाँ पे राइट ऑफ लीन कहाँ से स्टार्ट होता है और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहाँ पे स्टार्ट होता है। मतलब अगर गुड्स सेलर के पास से तो राइट ऑफ लीन एग्जिस्ट करता है, बट गुड्स सेलर के पास से चले जाते हैं एंड वो ट्रांजिशन में होते हैं, मतलब जहाँ पे सेलर का प्लेस है वहां से लेके बायर के प्लेस में जाने में जो टाइम होता है दैट इज ट्रांजिशन पीरियड, तो उसमें दैट इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन। तो राइट ऑफ लीन खत्म होता है जब गुड्स सेलर के आउट ऑफ कंट्रोल से चले जाते हैं। ठीक है, चलो फिर आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे जो क्वेश्चन बैठने वाला है, जो डेफिनेटली आने वाला है, दैट इज एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें याद रखना बच्चों, इसमें एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके एलिमेंट्स क्या है। जैसे एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस हमेशा होना चाहिए, याद रखना। और एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, शेयरमेंट करना ही चाहिए। प्रॉफिट अगर शेयर नहीं करो तो वो पार्टनरशिप नहीं होती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, भले आप लॉस शेयर करो या ना करो, दैट इज नॉट इसेंशियल, बट प्रॉफिट शेयर करना इट इज इसेंशियल। भले आप एक को 99% दो, एक को 1% दो, बट एटलीस्ट कुछ तो शेयर करो, कुछ तो कुछ शेयर आपको करना ही चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बिना पार्टनरशिप नहीं है, याद रखना बच्चों का, हमें इसके ऊपर केस लॉ बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स। तो यहाँ पर लिखा है पार्टनरशिप कब नहीं हो सकती पार्टनर्स के बीच में, तो ये दिया है एग्जाम में, इसके ऊपर एक केस लॉ बन सकती है, कैसे कहा कौन से ट्रांसफर में पार्टनरशिप नहीं बन सकती। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, एक शॉर्ट नोट्स की आ सकता है टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होता है। तो कभी कभी शॉर्ट नोट्स के लिए ये भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन कौन होते हैं, जैसे नॉमिनल पार्टनर होता है, उसके बाद एक्टिव पार्टनर होता है, तो एग्जाम में आ सकता है। दूसरा एक चीज अपन ने पढ़ा था, एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को अगर निकलना है पार्टनरशिप से, तो क्या एक्सक्लूजन, कैसे अपन उसको निकल सकते हैं, तो आप वो एक्सक्लूजन वाला पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट ही चीजें बताऊँ, मैं आपको एक चैप्टर के 4 या 5 ही टॉपिक बताओ, उसमें से 2 क्वेश्चंस बैठने ही वाले हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अ, हाँ एग्जाम में एक केस को आने के चांसेस है पार्टनरशिप के बेसिस पे, जहाँ पे यह आ सकता है कि राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। मतलब जब पार्टनर छोड़ के चला जाता है उसके बाद अगर प्रॉफिट होता है, तो उसमें उसके राइट कब हो सकता है, ये याद रखना, ये कब होता है। ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन का आपने पढ़ाने तो भी चलता है, नॉन रजिस्ट्रेशन का बहुत ईजी है। नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं किया पार्टनरशिप तो क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप किसी और को क्लेम नहीं कर सकती, बट दूसरी पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड है तो ये इस पार्टनरशिप के ऊपर क्लेम कर सकती है। ठीक है, नॉट बीइंग अ रजिस्टर्ड कैन नॉट क्लेम, बट अगर कोई दूसरी पार्टनरशिप रजिस्टर है तो ये इनके ऊपर क्लेम कर सकती है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या आ सकता है, इसमें यही आ सकता है कि आपको याद रखना है कि 2 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर केस लॉ बैठने वाली है, याद रखना। 2 से अगर कम लोग है, तो 2 से अगर कम लोग है तो उसके ऊपर केस होगी। मतलब 6 महीने तक अगर आपने बिजनेस किया, 2 से अगर कम लोग है, तो आपको उसके बाद पर्सनल लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ्स तक लेस देन 2 मेंबर्स चल सकते हैं पार्टनरशिप में, बट उससे ज्यादा नहीं। ये इसके ऊपर केस बैठने वाली है। फिर इसके ऊपर बैठ सकता है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स, चेंजेस इन पार्टनर्स, तो उसकी क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने ही वाला है, लिख लो, मुझे आप मुझे याद करोगे, दैट इज वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होती है, जब वो इंसॉल्वेंट होती है, जब वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, जब वो एनुअल फाइलिंग नहीं फाइल करते, तब ये वाइंडिंग अप होती है। एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है, अभी अपना क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है, एलएलपी हुआ है, अभी नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट। ठीक है, अभी कंपनीज एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट विल थी। ये सलमान उससे सलमान के सानी मान लिया कि ये कब तक कॉर्पोरेट विल का प्रोटेक्शन कब तक मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको केसेस बताए थे जहाँ पे
प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता, मैंने बोला था आपको, जैसे कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई टैक्स इवेजन कर रहा है, तो उस केस में आपको कॉर्पोरेट विल का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। क्लासेस ऑफ कंपनीज में आने के चांसेस तो नहीं है। हाँ, इसके ऊपर दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके ऊपर एक तो स्मॉल कंपनी के ऊपर पूछा है कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, स्मॉल कंपनी क्या होती है। और एक आ सकता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मिनिमम कितने लोग होते हैं, 7, एंड प्राइवेट कंपनी मिनिमम लोग 2। पब्लिक में अनलिमिटेड, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, ऐसा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आ रहा है। और पब्लिक में, जो पब्लिक कंपनी में आईपीओ इशू कर सकती है, एफपीओ इशू कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी आईपीओ एफपीओ इशू नहीं कर सकती, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी और ऊपर से याद रखना क्या होता है, जिसका 51% होता है। सेक्शन 8 कंपनी, याद रखना बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी में एग्जाम में क्वेश्चंस बैठने वाला है सेक्शन 8 के बारे में, तो याद रखना सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी है जो अपने नाम पे कभी भी लिमिटेड शेयर्स या प्राइवेट लिमिटेड नाम यूज नहीं करती, उनको फ्रीडम दिया है सेक्शन 8 कंपनी। तो वो थोड़ा याद रखना क्या होता है। डॉक्यूमेंट कंपनी शॉर्ट नोट्स लगा सकता है, डॉक्यूमेंट कंपनी क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल आने के चांसेस बहुत है, 100% आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल क्या होता है, पेड अप अनपेड अप, ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब जब आप एमओए के बियॉन्ड चले जाते हो तभी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होता है। मैंने बोला था आप अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन पर्सनल लाइबल होते हैं, कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई बियॉन्ड द एमओए, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाते हो दैट कैन बी रेक्टिफाइड, बट नॉट बियॉन्ड द एमओए। वो अपन ने पढ़ा था, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। एमओए इज अ प्रोटेक्शन टू द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर, एंड एओए इज अ प्रोटेक्शन टू द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। तो एओए का डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आप करके जाओ कि जो भी इंटरनल कुछ भी चेंज होता है, दे शुड इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स अबाउट द चेंजेस इन द कंपनी, दे हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज कंपनी इज लायबल फॉर दैट एक्ट, ठीक है। एक्सेप्शंस पढ़ लो। एक्सेप्शंस क्या होता है, अगर उसको अपने नोटिस दे दी तो उसके बाद भी अगर उसने इग्नोर किया देन कंपनी इज नॉट लायबल, तो ये पढ़ लो, ठीक है। सबको मिले क्वेश्चंस, डन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया। और डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले, प्लीज इग्नोर मत करने के क्वेश्चंस को, ये एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले, और आप चार्ट बुक को पढ़ के जाना। आप मुझे मैसेज करोगे, डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको एग्जाम में आने वाला है, और मुझे आप मैसेज करने ही वाले हो। समझा सबको, क्षितिजा आ गया, आ गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन करके जाओ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट मोमेंट पे इसकी रिवीजन करो, लास्ट मोमेंट पे जब आपके एग्जाम कर लोगे ना, आज लास्ट मोमेंट पे इसकी रिवाइज करो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, और कुछ नहीं है। सीए फाउंडेशन इज जस्ट इजी एग्जाम, ये जस्ट थिंकिंग है, लोगों का दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीए फाउंडेशन की एग्जाम बहुत टफ होती है। इट इज नॉट अ टफ एग्जाम, वी आर जस्ट थिंकिंग ए टफ एग्जाम है। ये याद रखना, क्यों बनना है सीए तुम्हें, क्योंकि खुद पे अगर भरोसा, एक दिन तेरा भी आएगा, ठीक है। बिफोर सी एंड आफ्टर सी, ये अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही करके जाओ बच्चों, मुझे, मैं आपको बोलता हूँ, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए क्लास में, और ये एग्जाम में आपको आने ही वाले क्वेश्चन, ये मैं पूरा मेरे गारंटी के साथ किया हूँ आपको। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, इसीलिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, और कुछ लगा तो मुझे मैसेज करो, कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। कोई और चाहिए कुछ हेल्प फ्रॉम माई साइड, कुछ आप लोग को चाहिए और कुछ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड सॉरी, सम इमरजेंसी बैक टू बैक मेरा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं टाइम नहीं निकल पा रहा था, बट डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू, एंड मुझे आप मैसेज करो एग्जाम होने के बाद, एंड प्लीज मुझे क्वेश्चन पेपर भी दे दो फोटो निकाल के, सो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने कहा था वो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। पक्का करो ये क्वेश्चंस में लिख के दो मेरी, मतलब दिल से कह रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चंस आएंगे। जिसने मेरा सुना है, उस जिसने मेरा ये सुना है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, जो लोग मेरा सुनेगा वो एग्जाम में उसको बेनिफिट ही होगा, या आप लिख के लोगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, बाय।